आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट 2.3 टीनी टाइनी करके जो चैप्टर है, एक पोएम स्टूडेंट, बहुत ही फनी पोएम है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं स्टूडेंट, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि वार्मिंग अप एक्सरसाइज दी हुई है ये वाली, इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिए होते हैं स्टूडेंट, ये देखो साइड में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया थिंक एंड आंसर वाला है ना, तो इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कौन से पेज में दिया हुआ है, वो सारी चीज़ पेज नंबर 46 में दिया हुआ है। और फिर हम इंग्लिश वर्कशॉप की सारी चीज़ क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और ख़ास बात ये जो लैंग्वेज स्टडी, इसे भी हम समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। यू नो दैट एडजेक्टिव्स, इसको क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स, है ना। एडजेक्टिव जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। नाउन क्या होता है? नाउन तो सबको ही पता है, किसी भी चीज का नाम। नाउन का मतलब है नेम। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी चीज जो आपकी आंखों के सामने दिखाई देती है उसे हम क्या कह के बुलाते हैं? वही क्या है? नाउन। ठीक है, आपके सामने कोई इंसान दिख रहा है, क्या कहते हैं? मैन कह देते हैं ना उसको। ठीक है ना, कोई पत्थर दिख रहा है तो उसको क्या कह के बुलाते हैं? स्टोन कह के बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। ठीक है ना, तो ये तो मैन, लेडी, स्टोन, बलून, ट्री, एरिया, ये कोई ना कोई आपके सामने जो चीजें दिखती है उसको ऐसे ही कहते हैं ना आप, ये सब नाम दे देते हैं उसको। ये सब क्या है? नाउन है। तो नाउन मतलब कोई चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे कोई मैन है तो यहाँ लिख दिया यंग मैन। कैसा मैन है भाई? जवान है, बिल्कुल यंग है, तो ये इंफॉर्मेशन दे गया। स्टोन, स्टोन कैसा है भी? स्मॉल है या बिग है? ठीक है ना, रफ है या प्लेन है, शार्प है, कैसा स्टोन है? ठीक है ना, ओल्ड है या न्यू है? ठीक है ना, लाइट है या फिर बहुत ज़्यादा हेवी है, कैसा है वो स्टोन? ठीक है ना, तो यानी कि जो वर्ड होते हैं वो चीज़ों की क्वालिटी को बताते हैं, वो कैसी है, डिस्क्राइब करने वाले वर्ड, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है एक्सरसाइज में? साइज, जैसे पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ये आंसर आपके सामने साइज लिखा हुआ है ना, तो साइज से रिलेटेड एडजेक्टिव लिख करके आपको ऐसे एक दो सेंटेंस नहीं, कुछ फ्रेज बनानी है। ठीक है ना, समझ में आ गया? आपके बुक में जैसे स्मॉल लिखा था तो अ स्मॉल स्टोन ऐसा लिखा था, तो स्मॉल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो साइज को डिनोट करता है। तो और ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के साइज को डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव किसी नाउन के साइज को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एज को भी बता सकते हैं किसी नाउन की, किसी चीज की, किसी चीज के शेप को बता सकते हैं, कलर को बता सकते हैं, उसके यूज के हिसाब से भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी नाउन को। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव मटेरियल को क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन के, वो किस चीज से बना हुआ है। क्वालिटी को बताते हैं वो कि चीज कैसी, ओरिजिन, वो चीज कहाँ जन्मी है, कहाँ से बिलोंग करती, किस कंट्री से, एरिया से, किस रीजन से, है ना। तो ये इन पॉइंट्स के आधार पर हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल में ये पूरा आंसर आपके सामने यहाँ पर है। जैसे कि साइज को बताने के लिए स्मॉल, बिग, टॉल या लार्ज यूज कर लिया, तो अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा पत्थर, अ बिग बलून, अ टॉल ट्री, अ लार्ज एरिया। तो यहाँ पर स्टोन, बलून, ट्री और एरिया को हमने इन वर्ड से क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया, और आगे आर्टिकल अ लगा दिया। ठीक है ना, अ यंग मैन। अब यहां पर क्या कर रहे हैं? एज से रिलेटेड एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो उम्र बताते हैं, जैसे इंसान की उम्र के हिसाब से बोलते हैं ना हम, ये यंग है, ये ओल्ड है ना। ठीक है ना, जैसे कि ये ओल्ड लेडी है, यंगर सन, अडल्ट लाइफ। अडल्ट लाइफ मतलब 18 ईयर्स के बाद की लाइफ। शेप मतलब किसी चीज का साइज कैसा है भी? स्क्वायर है, राउंड है, ट्रेंगुलर है, डायमंड शेप्ड है। तो साइज के हिसाब से बॉक्स, रिंग, हैंगर और आइस को यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। कलर के हिसाब से ड्रेस को का कलर कैसा है? पिंक है, बलून कैसा है? रेड है, अ ग्रीन सिग्नल, है ना, अ वाइट कुर्ता। तो यहाँ पर कलर के हिसाब से चारों चीजों को डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ ओरिजिन के हिसाब से राइस को, डॉलर को, कल्चर और गैजेट को डिस्क्राइब है। चाइनीज राइस, चाइनीज फोन, सही बात है ना, चाइनीज लैंग्वेज। तो ऐसा करके भी हम चाइनीज वर्ड से हमने डिस्क्राइब कर दिया, है ना। चाइनीज प्रोडक्ट, है ना, अमेरिकन डॉलर, इंडियन रुपीज आता है ऐसा, है ना, इंडियन कल्चर, जापानीज गैजेट, है ना, जापानीज गैजेट मतलब जो उपकरण होते हैं। तो इस टाइप से हम ओरिजिन के हिसाब से भी किसी चीज की क्वालिटी को दर्शा सकते हैं। जैसे क्वालिटी और बतानी हमें,
कैसा किंग है भाई, वाइस, बुद्धिमान किंग है। कॉज कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, नोबल कॉज है, सही कॉज है। सर्वेंट कैसा है, ऑनेस्ट, ईमानदार सर्वेंट है। एक्ट, जो एक्शन है आपकी कैसे, ब्रेव एक्ट है, आपने जो काम किया एक्ट मतलब वो कैसा है, बहादुरी से भरा हुआ। मटेरियल के हिसाब से कोई चीज कैसे बनी, टॉय कैसे बना है, प्लास्टिक का मटेरियल है। टूल क्या है, आयरन का बना हुआ है। बैंगल किससे बनी, गोल्डन से। तो पाइप किससे बना है, कॉपर से। तो कॉपर पाइप, गोल्डन बैंगल, आयरन टूल, प्लास्टिक बॉय, टॉय, प्लास्टिक टॉय, है ना। ऐसा करके भी हम एडजेक्टिव को यूज कर देते हैं। मटेरियल से रिलेटेड एडजेक्टिव है, मटेरियल वाली क्वालिटी बताते हैं। यूज के हिसाब से, जैसे टैंक, क्या यूज है उसका, यूज के हिसाब से टैंक को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। स्विमिंग टैंक, स्विमिंग के लिए काम आने वाला टैंक। सूट, बाथिंग सूट, कैसा सूट भाई, बाथिंग के टाइम, नहाने के टाइम जो यूज आता है वो है। रोप कैसी, जंपिंग रोप, रोप तो कई टाइप की हो सकती है ना, जंपिंग के पर्पज से यूज हो रही इसलिए जंपिंग रोप। वाटर कैसा, पीने के लिए यूज हो रहा है तो ड्रिंकिंग वाटर, वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से हमने कर दिया। क्वेश्चन सेकंड देख लेते स्टूडेंट, क्या है। राइट द पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टीनी टाइनी इन द गिवन स्टोरी। कुल मिला के क्वेश्चन ये आपके बुक में भी दिया हुआ है ना, कि ये जहां जहां स्टोरी में टीनी टाइनी यूज हुआ है, क्या वहां कुछ दूसरे वर्ड्स का भी हम यूज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ हाँ कर सकते हैं, जैसे बिग, फैट, ओल्ड, सिंपल, गुड, बैड, ऐसे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दीज पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव, ये जो पेयर है एडजेक्टिव के, कैन बी यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द स्टोरी। स्टोरी में काफी जगह यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन ऑल प्लेसेस इन द स्टोरी, लेकिन सारी स्टोरी में सभी जगह यूज नहीं कर सकते ना। ओरल क्या है, देखो ओरल क्वेश्चन, व्हाई इज द टीनी टाइनी वॉइसेस स्पीच गिवन इन लार्ज टाइप एवरी टाइम। देखो ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले तो ये पता होना कि ये क्वेश्चन दिया कहाँ है, ठीक है ना, वहीं से मैं आपको इसको समझा देता हूँ ना। क्वेश्चन कहाँ दिया है वो देख लेते पहले। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके बुक में दिया हुआ है, थिंक एंड आंसर वाला, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बहुत ही जरूरी है। ये पेज नंबर 46 में दिया हुआ है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं इस 46 पेज में गिव मी माई बोन ये लिखा हुआ है, एक बार गिव मी माई बोन, उसके बाद फिर से गिव मी माई बोन लिखा है। लेकिन ये जो बाद वाला गिव मी माई बोन थोड़ा सा लार्ज लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करके। फिर नीचे वाला गिव मी माई बोन थोड़ा सा और बड़ा करके लिखा हुआ है। फिर लास्ट वाला, हाँ यानी समझ रहे हो ना, पहले छोटा फिर बड़ा, यानी समझ रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर में देखो यहाँ पर लिखा है व्हाई इज द टीनी टाइनी वॉइस इज स्पीच गिवन इन अ लार्ज टाइप एवरी टाइम। हर बार लार्ज टाइप में ये वॉइस को लिखा हुआ है ना। गिव मी माई बोन जो आवाज आ रही, तो क्या मतलब है इसका, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर हम सीधे देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका, ठीक है ना। ओके चलो आंसर की तरफ। हाँ देखो स्टूडेंट, क्यों उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके बताया है, आंसर है टू शो, ये दिखाने के लिए, द लाउड वॉइस एंड टू एक्सप्रेस थ्रेट इन द वॉइस। क्या दिखाने के लिए, कि जो द लाउड वॉइस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए वो वर्ड्स को बड़ा बड़ा लिखा है, एंड टू एक्सप्रेस थ्रेट, और जो डर है डर को भी एक्सप्रेस करने के लिए इन द वॉइस, उस आवाज में जो डर निकल के आ रहा है उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी ऐसा किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते क्या कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट। आगे हम सीधे अब देख लेते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। क्या देख लेते हैं, इंग्लिश वर्कशॉप। ओके स्टूडेंट देखो क्या है, डिस्क्राइब द टीनी टाइनी वुमेन्स हाउस यूजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन। क्या बोला है स्टूडेंट, कि आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा बताना है टीनी टाइनी वुमन का जो हाउस है, घर है, कैसा है। यूजिंग डिटेल्स, उन डिटेल को, उन जानकारियों को यूज करना है जो स्टोरी में दी गई है ना। एंड योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को भी थोड़ा सा यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो क्या है इसका आंसर, द टीनी टाइनी वुमन हैड अ वेरी स्मॉल हाउस। वो जो टीनी टाइनी वुमन है उसका घर कैसा है, बहुत ही छोटा है। इट वॉज सुटेबल फॉर द टीनी टाइनी वुमन। हमने इमेजिनेशन के आधार पे और पोयम के आधार पे आंसर लिख रहे हैं। तो इट वॉज सुटेबल, ये जो घर है टीनी टाइनी वुमन का वो क्या सुटेबल है, अच्छा है किसके लिए, फॉर द टीनी टाइनी वुमन, उस छोटी सी वुमन के हिसाब से सही है। द स्टेयर्स ऑफ हर हाउस, उसके घर की जो स्टेयर है वर वेरी स्मॉल, वो भी बहुत स्मॉल थी, छोटी थी। हर बेड कपबोर्ड, उसका जो बेड था, उसकी जो अलमारी थी, एंड अदर थिंग्स इन हर स्मॉल हाउस, और दूसरी जो भी चीजें उनके छोटे से घर की वर वेरी स्मॉल, वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल थी। हर क्लोथ्स टू, उनके जो कपड़े थे वो भी, टू मतलब भी, वर टाइनी, वो क्या थे, छोटे से थे। टाइनी मतलब बहुत छोटे थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट इंग्लिश वर्कशॉप का, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. क्लियर स्टूडेंट? द टीनी टाइनी वुमन lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. तो ये आपको ब्लैंक स्पेस, ये जो मैंने पूरा आंसर यहाँ पर है आपके सामने, तो जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस ये लाइन लिखी हुई है वहाँ आपको फिल करना है. ठीक है. द टीनी टाइनी वुमन वेंट आउट, चले गई बाहर, टू टेक, लेने के लिए, अ टीनी टाइनी वॉक, हल्की फुल्की वॉकिंग के लिए. द टीनी टाइनी वुमन वेंट इनटू अ टीनी टाइनी कपयार्ड. ठीक है, कपयार्ड की तरफ चले गई, है ना. द टीनी टाइनी वुमन फाउंड अ टीनी टाइनी बोन. टीनी टाइनी वुमन को क्या मिली? एक छोटी सी हड्डी मिल गई. ऑन अ टीनी टाइनी ग्रेव, मतलब ग्रेव का मतलब था जहाँ लोगों को दफनाते हैं ना, वहाँ. द टीनी टाइनी वुमन पुट द टीनी टाइनी बोन इनटू अ टीनी टाइनी पॉकेट. ठीक है, बोन को रख दिया अपने टीनी टाइनी पॉकेट में. द टीनी टाइनी वुमन वेंट होम, वह घर चले गई. एंड पुट द टीनी टाइनी बोन, और जो छोटी सी बोन थी उसको रख दिया इनटू अ टीनी टाइनी कपबोर्ड, छोटी सी अलमारी में, है ना. समझो चीज़ों को. 7 पॉइंट क्या देखो. द टीनी टाइनी वुमन वॉज अवेकन बाय अ टीनी टाइनी वॉइस, एक छोटी सी आवाज से वो जाग गई. फ्रॉम द टीनी टाइनी कपबोर्ड, जो आ रही थी, फ्रॉम मतलब जो निकल के आ रही थी कहाँ से? छोटे से कपबोर्ड से, अलमारी से. ठीक है ना. द टीनी टाइनी वुमन वॉज अ टीनी टाइनी बिट फ्राइटन्ड, वो जो टीनी टाइनी वुमन थी वो क्या थी? डरी हुई थी, थोड़ी बहुत. बिट फ्राइटन्ड, बहुत कम, थोड़ी बहुत डरी हुई थी. द टीनी टाइनी वुमन सैड इन हर लाउडेस्ट टीनी टाइनी वॉइस, अपनी तेज और छोटी सी आवाज में उन्होंने कहा. ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन क्या स्टैंड? देखो, द वर्ड टीनी टाइनी इज अ कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है ना, टीनी और टाइनी से, इसलिए इसको बोल दिया कंपाउंड वर्ड. तो राइट अदर वर्ड्स लाइक टीनी टाइनी, जो कंपाउंड वर्ड होते हैं जो आपने सुना होगा, इंसी विंसी, टिक टॉक, फ्लिप फ्लैप, हिकरी डिकरी. ठीक है ना. चिट चैट, क्रिस क्रॉस, डिंग डोंग, वो, ये सब भी साउंड के ही नाम है. टिक टॉक जो घड़ी का साउंड होता है ना. क्रिस क्रॉस, है ना, चिट चैट, इंसी विंसी, फ्लिप फ्लॉप. ठीक है ना कहीं ये साउंड को ही बताते हैं स्टूडेंट. ठीक है. फोर्थ क्या है? राइट फनी मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग वन और मोर ऑफ द एडजेक्टिव यू हैव मेड इन द एक्टिविटी ऑन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4. पेज नंबर 44 की एक्टिविटी में आपने कुछ फ्रेज बनाए हैं एडजेक्टिव का यूज करके, है ना. तो वहां से आपको कुछ सेंटेंस भी बनाने हैं जिसमें क्या हुआ है, एडजेक्टिव यू हैव मेड इन द. ठीक है, तो कैसे करना है देखो, कुछ एग्जाम्पल भी दिया. अ बिग रेड आंट, देखो हमने क्या कर दिया, एक एडजेक्टिव है बिग रेड, एक बड़ी और लाल, आंट मतलब चींटी. तो ये बिग रेड एक एडजेक्टिव का यूज यहाँ कर दिया. ये देखो फिर से बिग रेड ग्रेन, बिग रेड हाउस. तो बिग रेड का बार बार यूज कर दिया ना. अ बिग रेड आंट, एक बड़ी और रेड वाली आंट फाउंड, वो पाई गई. अ बिग रेड ग्रेन, एक बड़े से और रेड कलर के ग्रेन में, अनाज में, ऑफ कॉर्न, है ना. इन अ बिग रेड हाउस, एक बड़े से और रेड कलर के हाउस में. तो बिग रेड का यूज बार बार किया. वैसे ही अ लिटिल सिल्वर फेरी कट द लिटिल सिल्वर पेपर विद लिटिल सिल्वर सीजर, एक छोटी सी सिल्वर कलर की जो फेरी है, परी है, उसने क्या कर दिया? काट दिया छोटा सा सिल्वर वाला पेपर, सिल्वर कलर का. एंड विद किसकी मदद से काटा? लिटिल सिल्वर सीजर, छोटी सी सिल्वर की, चांदी की सीजर से काट दिया. तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे. अब आंसर दो और आपको बनाना है. तो आंसर देखो यह दिया हुआ है. A small green parrot, a small green parrot found a small green chili. एक छोटा सा ग्रीन पैरट को क्या मिल गई? छोटी सी ग्रीन चिली मिल गई. तो हमने यहाँ यूज किया है स्मॉल ग्रीन, इस एडजेक्टिव को. इन अ स्मॉल ग्रीन प्लांट. अ फैट राउंड पिग, एक मोटा सा गोल बॉडी का फिट. एट अ फैट राउंड पंपकिन, तरबूज को खा लिया, फैट राउंड पंपिंग को. फ्रॉम अ फैट राउंड बास्केट, कहाँ से निकाल के खा लिया? फैट, मोटे से, बड़े से, राउंड बास्केट में से खा लिया. ठीक है, ये हमने बना लिया. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं स्टूडेंट. अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? थिंक ऑफ अ रिपीटेटिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमन फ्रॉम योर मदर टंग, ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. क्या करना है आपको? थिंक ऑफ अ रिपीटेटिव स्टोरी, ऐसी कोई छोटी सी स्टोरी होगी उसके बारे में सोचना है. अबाउट एन ओल्ड विमेन,
है ना, फ्रॉम योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में कोई स्टोरी आपने सुनी होगी, याद होगी, है ना, ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। देखो हमने स्टोरी सुना था बचपन में, एक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, आपको ध्यान है। तो यहाँ पर इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है, ठीक है ना, आपको कोशिश करनी स्टूडेंट, ओके ठीक है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एंड राइट ब्रीफली, डिस्कस करना है, उसके बाद उसको शॉर्ट में लिखना है, ब्रीफली लिखना है उसको, ठीक है ना। व्हाट यू शुड डू, आप क्या करेंगे, व्हेन यू फाइंड, जब आपको मिल जाए, आप फाइंड कर ले समथिंग इन द स्ट्रीट, अगर रोड पर आपको कुछ चीज मिल जाती रोड पे, है ना, तो आप क्या करेंगे, है ना। आंसर देखो, इफ आई फाइंड एनीथिंग इन द स्ट्रीट, अगर मुझे कुछ मिल जाए रोड पर पड़ा हुआ, आई वुड थिंक केयरफुली बिफोर आई टच इट, तो मैं सोचूंगा, है ना, मैं सोचूंगा केयरफुल तरीके से उसे टच करने से पहले, बिकॉज क्योंकि इट माइट बी डेंजरस, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, टू टच, उसे छूना, और लिफ्ट या उसे उठाना, एन अननोन थिंग, किसी अननोन थिंग को टच करना या छूना क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। सो आई वॉन्ट टच इट, तो मैं इसे टच नहीं करूंगी, दो इट इज़ अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल, बल्कि इट इज़ अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल, वो काफ़ी अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल भी क्यों ना हो, है ना, बहुत अच्छी हो, बहुत कीमती भी क्यों ना हो। आई विल एडवाइस अदर्स टू, मैं दूसरों को भी ये एडवाइस दूंगी, टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, वो क्या करे, टेम्पटेशन को रेजिस्ट करे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ मिल गई और उसे हमने उठा लिया, ठीक है स्टूडेंट, ओके आगे देखो। What could have happened when the old woman said take it, देखो बार बार वो सवाल पूछ रहा था, है ना, कि मेरी जो लिटिल, मतलब गिव मी माई बोन, गिव मी माई बोन, गिव मी माई बोन, ऐसा वहां से कपबोर्ड में से आवाज आ रही थी लिटिल वुमन को, तो लिटिल वुमन में आखिरी तक ऐसा बोला ही नहीं कि टेक इट, ऐसा बोला क्या, हाँ बोला, आखिरी में क्या बोल दिया, टेक इट, ठीक है। तो आपको थोड़ा अनुमान लगाना, सोचना है, व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा, व्हेन द ओल्ड वुमन सेड, जब ओल्ड वुमन ने कहा टेक इट, ले जा लो, तब क्या हुआ होगा स्टूडेंट, है ना, सोचो। तो आंसर है, द बोन मस्ट हैव कम आउट, वो जो बोन थी कपबोर्ड में रखी हुई, वो जरूर बाहर निकल के आ गई होगी, ऑफ द टीनी टाइनी कपबोर्ड, उस छोटे से कपबोर्ड से, एंड मस्ट हैव फ्लोन टू द ग्रेव, और वो फ्लो, ये देखो फ्लोन क्या है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लैव, और उसी की थर्ड फॉर्म क्या है, FLOWN, फ्लोन। तो क्या हुआ होगा कि जो छोटी सी जो, एंड मस्ट हैव फ्लोन, मतलब वो उड़ करके, टू द ग्रेव, ग्रेव तक पहुंच गई होगी, फ्लाई का मतलब क्या, उड़ करके कहीं जाना, है ना, तो मस्ट हैव फ्लोन टू द ग्रेव, मतलब ग्रेव मतलब जहां पर चीज़ों को किसी मुर्दा इंसान को दफन किया जाता, किसी डेड बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेव, तो ग्रेव तक उड़कर चली गई होगी, ठीक है, ऐसा हमने अनुमान लगाया। आगे देखते क्या स्टूडेंट, आगे अब लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्शन आ जाता है, तो इसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको, ठीक है, चलो वहीं चलते हैं, देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या दिया लैंग्वेज स्टडी में, है ना, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्या बोला है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं तो वहाँ पर आपको मेन वर्ब भी मिल जाती है या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी मिल जाती है, और कई बार ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, खाली मेन वर्ब ही होती है। तो कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है या दोनों है, तो बहुत आसान है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ गई, कितनी, दो वर्ब आ गई, तो समझ लेना कि एक उसमें हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, अगर दो दो वर्ब आ गई तो। अगर किसी सेंटेंस में अकेली एक ही वर्ब आ रही है, ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है जो वर्ब के जैसा दिख रहा है और एक ही है, इसका मतलब उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधे सीधे मेन वर्ब ही आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है कि वो हेल्प करने के लिए आती है, किसकी हेल्प करने के लिए, मेन वर्ब की, तो दो वर्ब आएगी तभी तो ये हेल्प करने के लिए आएगी हेल्पिंग वर्ब, और एक ही वर्ब है तो मतलब वो ऐसी वर्ब है, वो मेन वर्ब है, उससे इस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए। जैसे सी केम टू अ टीनी टाइनी गेट, वो आ गई, कहाँ पर आ गई, एक छोटे से गेट तक आ गई, तो यहाँ केम वर्ब क्या है, यहाँ पर CAME, और कोई दूसरी वर्ब दिख रही क्या, नहीं दिख रही, तो यहाँ पर एक ही वर्ब यूज हुई है, यही क्या है, मेन वर्ब है। द टीनी टाइनी वुमन ओपन्ड द टीनी टाइनी गेट,
जो टीनी टाइनी वुमन थी उन्होंने क्या कर दिया, देखो ये सब्जेक्ट है टीनी टाइनी वुमन, ओपन ये वर्ब है, और क्या ओपन कर दिया, द टीनी टाइनी गेट, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी वो वर्ब एक ही वर्ब आई, दो नहीं आई, तो यही यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। अब यहाँ भी देखो सी वॉज अ टीनी टाइनी बिट टायर्ड। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर वॉज क्या है, वॉज तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, लेकिन यहाँ ये वॉज मेन वर्ब बन गई। क्यों बन गई मेन वर्ब, क्योंकि अकेली आई है। अगर ऐसा लिख दूं मैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, अगर मैं ऐसा लिख दूं आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर वॉज के साथ गोइंग भी तो आया स्टूडेंट, दो दो वर्ब आ गई। अब यहाँ पर वॉज बन गई हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर ये गोइंग बन गई मेन वर्ब, क्योंकि दो दो वर्ब आई है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो सी वॉज अ टीनी टाइनी बिट टायर्ड, यहाँ वॉज अकेला आया है, इसके साथ कोई आईएनजी वाली फॉर्म आई नहीं, तो वॉज ही यहाँ पर मेन वर्ब का काम करने लग गया। ठीक है ना। तो आप देखना बी की फॉर्म भी होती है, डू की फॉर्म होती है, और हैव की फॉर्म होती है। ये ऐसी वर्ब होती है, ऐसी फॉर्म होती है जो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और मेन वर्ब भी। जैसे यहाँ वॉज है मेन वर्ब बन गया, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल लिखा था वहाँ वही वॉज क्या था, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था। ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पर सी हैड अ डॉग, यहाँ पर हैड क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि अकेला आया ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, आई हैड completed my work, है ना, बिफोर यू कॉल्ड मी, है ना, तुमने मुझे कॉल किया था उससे पहले ही आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था। या हैड के साथ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड भी तो आया है, इसलिए हैड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये कंप्लीटेड मेन वर्ब का। लेकिन इस एग्जाम्पल में हैड अकेला आया है, तो यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये खुद ही मेन वर्ब बन गया, और इसका मतलब निकल रहा है मेरे पास कुछ था। आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, है ना। सी डज ऑल द वर्क, वो यहाँ डज अकेला आया है, साथ में कोई हेल्पिंग मेन वर्ब आई नहीं। अगर ऐसा लिखते तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, अगर मैं ऐसा लिख दूं क्या मतलब है, वो स्कूल नहीं जाता, तो डज तो हेल्पिंग वर्ब है और गो यहाँ पर मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर डज अकेला आया, तो ये खुद ही यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो बात को समझना स्टूडेंट, है ना। 3-4-5 सेंटेंस में आप देखना बी की जो फॉर्म होती है हैव की फॉर्म, और डू की फॉर्म मेन वर्ब का भी काम करती है। ठीक है ना। बट बी हैव डू आर ऑल्सो यूज विद अदर मेन वर्ब टू शो सर्टन थिंग्स, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब स्टूडेंट डू की फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। डू की फॉर्म होती है डू डज, ये प्रेजेंट वाली फॉर्म होती है, और एक पास्ट वाली फॉर्म होती है डिड। तो ये क्या है, डू डज डिड, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं, मेन वर्ब भी बन जाते हैं। कोई सही सी सेंटेंस पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। और एक चीज बता देता हूँ, एक होती है वर्ब बी, बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, प्रेजेंट की फॉर्म है। वॉज या वर दिख गया तो ये क्या है स्टूडेंट, पास्ट की फॉर्म है। और विल बी आपको दिख गया तो ये क्या है, फ्यूचर की फॉर्म है, विल बी या शैल बी। ठीक है, समझ गया आप, कोई क्लियर है। वैसे स्टूडेंट एक और फॉर्म होती है वर्ब की, हैव की फॉर्म, है ना। जैसे कि हैव की फॉर्म क्या होती है, हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है, और पास्ट वाली फॉर्म होती है हैड। ठीक है, जब भी हैज हैव हैड आता है हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो इसके साथ एक मेन वर्ब भी आती है, और वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और जो मैंने बताया था डू डज डिड के बारे में, है ना, ये अगर आपका हेल्पिंग वर्ब बन रहा है तो इसके साथ जो मेन वर्ब आती है हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म होती है। ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया था अभी इज एम आर, है ना, इज एम आर बी की फॉर्म बताया था, वॉज वर, है ना, और विल बी सेल बी, जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो इसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। बस इतना इस चैप्टर में हमको पढ़ना था। ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब डू, जैसे क्वेश्चन पूछने का काम आती है, डू यू नो द आंसर, डिड यू सी द बर्ड, क्या आपने बर्ड देखा था। व्हाट डिड ही सी से, उसने क्या कहा, WH क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। व्हाट डिड ही वांट, व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है।
तो ऐसा ही, बाकी कुछ भी यहाँ पर कठिन नहीं है। क्या क्या पूछा है, अंडरलाइन द मेन वर्ब इन द अबव क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉप या रिमूव द मेन वर्ब फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या करना है, अंडरलाइन करना है मेन वर्ब को, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर देखो, डू हेल्पिंग वर्ब है, नो हेल्प मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या है, नो को अंडरलाइन करना। यहाँ पर सी मेन वर्ब है, डिड तो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर व्हाट डिड सी से मेन वर्ब है, इसको अंडरलाइन करना। व्हाट डज ही वांट अंडरलाइन करना, ये मेन वर्ब है, क्लियर है। यहाँ भी देख लो, डू यू स्विम मेन वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ फ्लाई मेन वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ थिंक मेन वर्ब है और डू हेल्पिंग वर्ब है। बस यही आपको पूछा है। फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस, वी डिड नॉट ईट इट। नेगेटिव सेंटेंस यूज करने के लिए भी डू की फॉर्म यूज होती है। डू डज डिड का यूज कब करना है, ओनली कब करना है, जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस पूछना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस के लिए। बाकी पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य के लिए डू डज डिड नहीं आता। जैसे वी डिड नॉट ईट इट, हमने ये नहीं खाया था। वी डज नॉट लाइक फ्लावर्स, हम फ्लावर पसंद नहीं करते। दे डिड नॉट डू इट, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस टाइप से, ठीक है ना। देखो क्या है, 2 मिनट ऑफ ओरल वर्क, टेल एज मैनी नेगेटिव सेंटेंसेस एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स। तो आपको 2 मिनट में बताना है। सी डज नॉट प्ले, वी डोंट लाइक स्टडी, दे डोंट नो व्हाट दे आर मिसिंग, डोंट बी सो नेगेटिव, इतने नेगेटिव मत बनो। तो डू का यूज करके आप बना सकते हो, है ना। डोंट गो देयर, टीचर बोलते हैं ना डोंट गो देयर, सही बात है ना। डोंट टॉक बोलते हैं कि नहीं, तो कुछ भी मत करो ऐसा कुछ बोलना है तो डोंट डू का यूज कर देते हैं, है ना। डोंट गो देयर, डोंट टॉक, सही बात है, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 2.4 तो हमने कर दिया वैसे भी कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट।